नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पर। तो हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था सर नाइटहुड, हिंद केसरी, केसरे हिंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों केसरे हिंद। केसरे हिंद उपाधि को असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों की सहायता देने के कारण यह उपाधि महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई थी। तो केसरे हिंद को उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो यह 1920 में शुरुआत हुआ और 1922 को समाप्ति हुई। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। यह समाप्त हो गया क्योंकि चौरा चौरी कांड में 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी, तो असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में और भी क्रांतिकारियों ने अपने पद का त्याग किया था। तो वे कौन कौन से क्रांतिकारी हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जमुना लाल बजाज हैं, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू जी ने इन्होंने वकालत की उपाधि त्यागी थी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। तो इन सब चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसकी गठन की घोषणा हालांकि हुई थी 1927 में, इंग्लैंड में की गई थी इसके गठन की घोषणा। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर की तरफ से आदिल आसफ खां और सेनापति मान सिंह ने नेतृत्व किया था। सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने नेतृत्व किया था। आप इसको याद रखिएगा। यूँ तो अकबर ने अनेकों युद्ध लड़े अपने शासनकाल में, लेकिन उनका अंतिम युद्ध कौन सा है ये पूछा जाए तो उनका अंतिम युद्ध है आपका असीरगढ़ किला का युद्ध। असीरगढ़ किला का युद्ध इनका अंतिम युद्ध है। आप इसको भी आप याद रखिएगा, ये MP में है। ये इनका अंतिम युद्ध है, ये हुआ था आपका 1601 ईस्वी में। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल या महादेव देसाई। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के नेता थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार द्वारा कर के बढ़ा दिया गया था। सरकार द्वारा बनाए गए कर के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसी आंदोलन की सफलता के कारण महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जब यह आंदोलन सफल हुआ तो इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि प्रदान की। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की, तो वो बारदोली सत्याग्रह है। आप इसे याद रखिएगा।
बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखने वाली बात है कि इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हम इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं। आप इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भी थे, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि ये प्रकाशित हुई थी 1912 में, और इसी के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1913 में क्या प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? साहित्य का नोबेल दिया गया। साहित्य का नोबेल दिया गया 1913 में। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार। तो दोस्तों, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगर बाण भट्ट की बात की जाए तो ये दरबारी कवि थे। चूँकि हर्षवर्धन स्वयं एक कवि थे, लेकिन इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। इनकी एक रचना है हर्षचरित। इनकी एक रचना है हर्षचरित। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर बात की जाए, अब हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। किस वंश के अंतर्गत आते हैं ये? पुष्यभूति वंश। आप इसको याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आए थे, ह्वेन-सांग विदेशी यात्री आए थे। इनकी रचना है सी यू की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी यू की इनकी रचना है, ह्वेन-सांग की रचना है सी यू की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है राजपूत काल, गुप्त काल, मौर्य काल या चोल काल। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी काल में विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का विकास हुआ, हिंदू धर्म की भी स्थापना हुई, और इसी युग में अनेक मंदिरों की स्थापना हुई। ये मंदिर ईंटों से निर्मित होते थे तथा नागर शैली के बने होते थे। तो इन सभी विशेषताओं के कारण ही गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म। तो दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक यानी कि साहित्य को कहा जाता है बौद्ध साहित्य। तो त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक थे। बौद्ध साहित्य यानी कि 3 थे। कौन कौन थे? कौन कौन से थे वे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
ये बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए सुत्त पिटक की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पिटक है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। वे निकाय कौन कौन से हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। तो ये 5 निकाय हैं जो कि सुत्त पिटक के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं खुद्दक निकाय के अंतर्गत आती है। जातक कथाएं खुद्दक निकाय के अंतर्गत आती है। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित है? ए अजमेर, बी रायपुर, बी जयपुर, सी पटना या डी औरंगाबाद। तो अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों औरंगाबाद के पास स्थित है। अगर हम बात की जाए अजंता की गुफाएं की, तो गुप्तकालीन चित्र अजंता की गुफाओं में ही सम्मिलित है। गुप्तकालीन चित्रों के उदाहरण हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं। आप इस चीज को भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। शक संवत की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, हर्ष ने, कनिष्क ने या विक्रमादित्य ने? तो शक संवत की स्थापना की थी दोस्तों कनिष्क ने। कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। अगर बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क राजा कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। कुषाण वंश में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, यह आपको याद रखना है दोस्तों। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए कुषाण वंश में। तो आप इसको याद रखिएगा। और बात की जाए कनिष्क के दरबार में 4 रत्न थे। वे रत्न कौन कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र। कौन कौन थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र, ये कनिष्क के दरबार में 4 रत्न थे। अगर अश्वघोष की बात की जाए तो ये साहित्यकार थे। नागार्जुन वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो कि आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जबकि वसुमित्र बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी। तो ये आपके चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, तो ये उनके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो आप इसको याद रखिएगा। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? तो 100 ईस्वी में हुई थी। 100 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और उसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके वसुमित्र, जो उनके दरबार के 4 रत्नों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुबाद, इल्तुतमिश या बहमन शाह। तो दोस्तों भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका गवर्नर
कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, अतः इसका वंश गुलाम वंश कहलाने लगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गोल गुंबद, भारी वर्षा, गोमतेश्वर की मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीजापुर जाना जाता है आपकी गोल गुंबद के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर ताजमहल नहीं होता तो बीजापुर का गोल गुंबद स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध होता, ताजमहल से भी ज्यादा प्रसिद्ध, अगर ताजमहल ना होता तो दोस्तों यह गोल गुंबद बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन ताजमहल के रहने के कारण गोल गुंबद उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, ताजमहल इससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर गोल गुंबद की बात की जाए तो इसे बनाया किसने था? आदिल शाह ने। क्योंकि बीजापुर का शासक था आदिल शाह। आदिल शाह बीजापुर का शासक था और इसका निर्माण किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो दोस्तों मुगल राजवंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। ये मुगल राजवंश के अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल था 1837 से 1857 और 1857 में ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसी के शासनकाल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। तो आप इसको याद रखिएगा। और फिर सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 1857 में ही भारत का इन्हें सम्राट घोषित कर दिया। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी पराजय हुई। ये हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। ये वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिए गए। फिर म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अकबरनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बिरबल, कलहन, अबुल फजल या इब्न बतूता। तो अकबरनामा के रचयिता है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के पुरोहित हैं। अकबर के पुरोहित हैं अबुल फजल, और इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा में अकबर के शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। अकबरनामा में अकबर के शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो दोस्तों आगरा शहर के संस्थापक थे आपके सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक थे। आगरा शहर बसाया इन्होंने और इनको अपनी राजधानी भी बनाया। कब बनाया? तो 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों अगर बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश में 3 शासक थे। लोदी वंश में 3 शासक थे। लोदी वंश की संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं। सिकंदर लोदी दूसरे शासक हैं। फिर उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी, ये आपके लोदी वंश के तीसरे शासक हैं। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं BSE, ये आपका ट्रिक है BSE। B से बहलोल लोदी, S से सिकंदर लोदी, E से इब्राहिम लोदी। ये आपका क्रम है लोदी वंश के शासकों का। तो आप इसको याद रखिए दोस्तों। तो आगरा शहर के संस्थापक थे दोस्तों सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपकी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये आपके महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये आपके महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा बात की जाए गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक भी थे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक भी थे। कब की थी इसकी स्थापना? तो 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये वीडियो अच्छे ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशिक्षित था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर? तो दोस्तों अशिक्षित शासक था तो वो थे आपके अकबर। अकबर एक अशिक्षित था, लेकिन इनका प्रशासन सबसे योग्य था। इनका प्रशासन सबसे योग्य था, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर अकबर की बात करें तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर या रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था, जबकि इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसे पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह से आशय है कि सामूहिक आंदोलन न करके व्यक्तिगत रूप से सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह चलाना। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह थे आपके आचार्य विनोबा भावे जी ने, और इन्होंने कहाँ से शुरुआत किया था? तो महाराष्ट्र से शुरुआत किया था। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात की जाए, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं आपके विनोबा भावे, जबकि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। मुगल काल का पहला भारतीय विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय विद्वान कौन था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, मालिक मोहम्मद जैसी या अब्दुल रहीम। तो दोस्तों मुगल काल का पहला भारतीय विद्वान थे आपके मालिक मोहम्मद जैसी जी। मालिक मोहम्मद जैसी जी मुगल काल के पहले भारतीय विद्वान थे। इनकी एक रचना है, वो है आपका पद्मावत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है पद्मावत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। तो दोस्तों मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी जहांगीर। चूंकि जहांगीर स्वयं एक चित्रकला प्रेमी था और स्वयं चित्र भी बनाता था, स्वयं चित्रकार भी था और चित्रकला प्रेमी भी था। इसी कारण से इस काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। इसी कारण से इस काल को, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, वे थे आपके दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी जी की, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब कब? 1886,
1893 और 1906। तो ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में ही इन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, है ना। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी इस समय अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शहजादे को सहायता देने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? ऑप्शन है खुसरो, औरंगजेब, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों खुसरो। तो दोस्तों खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। इसी कारण से जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी तथा बाद में भी खुसरो की हत्या कर दी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों खुसरो। खुसरो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। खुसरो जहांगीर के 5 पुत्रों में से एक पुत्र था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो दोस्तों 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे। तो उस समय बरेली का नेतृत्व कर रहे थे आपकी खान बहादुर जी। खान बहादुर जी बरेली के नेतृत्व कर रहे थे। इसके दमनकर्ता का नाम भी पूछा जाता है, यानी कि इन विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम भी पूछा जाता है। तो इनके दमनकर्ता थे आपके विंसेंट आयर। विंसेंट आयर बरेली विद्रोह के दमनकर्ता थे, दबाने वाले थे। विंसेंट आयर दमनकर्ता थे। अगर बात की जाए ऑप्शन में देखते हैं कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह थे आपके जगदीशपुर के नेता थे। 1857 के जगदीशपुर बिहार में है जगदीशपुर, तो जगदीशपुर के ये नेता थे। और नाना साहब की बात की जाए तो ये कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। जबकि रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये झांसी के नेतृत्व करता थी। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया था। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो दोस्तों ये रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है? रैयत का अर्थ होता है किसान। दोस्तों रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी कि इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। ये किसानों से लगान की वसूली करते थे और किसानों को भूमि का स्वामी मानते थे। जबकि इससे पहले एक आया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। जमींदार किसान से लगान की वसूली करते थे, जबकि इसमें डायरेक्ट किसानों को भूमि का स्वामी माना गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और इनके शुरुआत करने वाले थे टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने इनका शुरुआत किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1795 में किया था। तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह सर्वाधिक 51% क्षेत्रफल पर लागू किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। पूरे दक्षिण भारत में यह लागू किया गया था। दक्षिण भारत की यह व्यवस्था है 51% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई है प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।